तो सर क्योंकि पीओसीटी ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है जहन में ये कि एक ऐसी शुरुआत करना जो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होती है, मतलब आप एक साधारण इंसान हैं और आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ख्याल, ये हिम्मत आप कैसे लेकर आए? सबसे से पहले मैं न्यूज 24 को सर, भारत 24 धन्यवाद देना, भारत 24 को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत 24 चैनल ने हमको बुलाया और ये हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई की बात है। और जो आपने कहा कि ख्याल कैसे आया, कि मेडिकल सेक्टर एक तरह का सोशल सेक्टर है, ये खाली कॉमर्शियल सेक्टर नहीं है। तो जो मैंने ये अनुभव किया कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, इंडियन डॉक्टर्स मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, जो डॉक्टर की जो अपनी कैपेबिलिटी हो कहीं से भी चैलेंज नहीं है, बहुत हाई स्टैंडर्ड कैपेबिलिटी है। बस खाली सर्विस चैलेंज थी यहाँ पे, बहुत सारी चीजें अनएड्रेस थी मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में। मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में डॉक्टरों को मेन काम पढ़ाना लिखाना और जो है रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है। उस चक्कर में जो उनका नॉन कोर काम है वो अफेक्टेड हो जाता था। जैसे आप आज देखोगे पासपोर्ट ऑफिस में टीसीएस आ गई तो नॉन कोर काम वो कर लेती है, आज पासपोर्ट 1 महीने में बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारी DBFOT मॉडल आया है, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेटिंग ट्रांसफर। तो मैंने 2008 में एक नया मॉडल डेवलप किया, इन हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका मैंने प्रेजेंटेशन दिया प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को, कि यहाँ पे जो नॉन कोर सर्विस है वो जो रनिंग एंड फंक्शनिंग मॉडल नहीं था, इन हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग की समस्या थी कि जो हेल्थ सेक्टर है वो 3D पे चलता था, डॉक्टर, ड्रग, डायग्नोस्टिक, एक नया डी और जुड़ा डिजिटलाइजेशन। तो मैंने कहा कि पहले मुहर लग के रिपोर्ट मिलती थी डायग्नोस्टिक की, तो उसको ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो, से यहाँ का क्रेडेंशियल्स बढ़े। और जो सामान था वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन वहाँ पे बहुत छोटे छोटे गैप थे, ट्रेन पीपुल नहीं थे, मशीनें नहीं चल रही थी, कंज्यूमेबल की कमी रहती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में AC नहीं है, इंक्यूबेटर नहीं, छोटे छोटे सामान नहीं है। तो एक टर्न की सोल्यूशन दिया, एक आइडिया दिया, एक सोच थी वहाँ पे, वो सोच काम आई। इससे जो आज स्टार्टअप कहते हैं, उस टाइम मैंने स्टार्टअप की तरह से ट्रेडिंग ना करके एक सर्विस प्रोवाइडर की हैसियत से जो है एक नए विजन के साथ शुरुआत की और ये बहुत सफल रहा। और इसीलिए हम भी यहाँ पर बात कर रहे हैं विजन ऑफ न्यू यूपी की। तो अभी देश के किन किन राज्यों में आप सेवाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, और भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? अभी तो ये सफर यूपी से शुरू हुआ था, गोरखपुर से ही शुरू हुआ था। गोरखपुर में सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज BRD मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ पे पहले गोरखपुर में 2010 की बात करें तो बहुत गरीबी थी, जापानी इन्फ्लूएंजा था, बहुत बच्चे मरते थे, इम्यूनिटी की समस्या थी। वहाँ पे प्रिंसिपल साहब थे KP कुशवाहा साहब, उन्होंने कहा कि कुछ करो, यहाँ पे बहुत गरीबी है, तो हम लोग ने वो चलाया। तो उसके बाद वहाँ से सफर चलते हुए यूपी में इसको मॉडल को अप्रूव किया गया। अब पूरे हिंदुस्तान में हम लोग कर रहे हैं, सारे एम्स में कर रहे हैं। एम्स में क्या होता है कि लोग 1 बजे तक 2 बजे तक टेस्टिंग करते हैं, सेवाएं देते हैं, 2 बजे के बाद डॉक्टर लोग चले जाते हैं। तो फिर मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को अपना प्रेजेंटेशन दिया कि सेकेंडरी लैब का कॉन्सेप्ट दिया कि 2 बजे से लेके दोपहर से सवेरे 8 बजे तक हम लोग सेवाएं देंगे, जिसे 24/7/365 डेज चले। तो अभी सारे हिंदुस्तान में हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, और इसके साथ साथ ही हिंदुस्तान ही छोड़िए, अब हम लोग ग्लोबली भी जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जब कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर नए नए टारगेट्स भी हम अचीव करने के लिए डिसाइड करते हैं। तो पीओसीटी ग्रुप के लिए अगले टारगेट्स आपके क्या हैं? दूसरा, अगर उत्पाद की बात करें और अन्य सेवाओं की बात करें तो उसको लेकर क्या प्लानिंग्स हैं आपके आगे? जैसे कि कोविड में हम लोग ने देखा, कोविड में हम लोग ने बहुत समस्याएं फेस करी। मेडिकल डिवाइसेस की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, हम लोग अपने पैर पे नहीं खड़े थे। तो वो जो प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि इन हाउस का मेक इन इंडिया करें और यहीं पे सारे प्रोडक्ट बने। तो वो जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था, तो उसको अपनाते हुए मैंने यहीं पर ही अपने प्रोडक्शन, जो अभी तक खाली सर्विस प्रोवाइडर की तरह से काम कर रहे थे, तो हमने इकोसिस्टम डेवलप किया, मशीन भी बनाना, रीजेंट भी बनाना, और ग्लोबली जिनसे हम मशीन मंगाते थे, रीजेंट मंगाते थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बन गए। और यहीं पर हम लोग मेड इन इंडिया के तहत अभी यूपी में ही ग्लोबल समिट में हमने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का वादा किया था यूपी गवर्नमेंट से। तो 200 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट करके मैंने गामा रेडिएशन प्लांट और कई इंस्ट्रूमेंट, बैकमेस्टिन लेजर, हेमेटोलॉजी लेजर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, और कोविड में भी हम लोगों ने RT-PCR किट वगैरह, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया। तो कोविड से बहुत सीख ली मैंने जो है, क्योंकि कोविड में बहुत रुलाया चाइना ने और कंट्रीज ने, सामान मंगाया, आया नहीं, हमारे कई भाई बंधुओं को खोया हम लोग ने मेडिकल डिवाइसेस की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। तो कभी भी कोई एपिडेमिक आती है तो हमारा कंपटीशन अपने
भारतीय भाइयों से नहीं है, मेरा कंपटीशन चाइना से और बाहर के लोगों से है कि यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बने। और कभी भी कोई ऐसा जैसे आप देख रहे हो रसिया और यूक्रेन के बीच में वार हो रहा है, सैंक्शन लगी हुई है, यूरोपियन कंट्रीज है रशिया को मेडिकल डिवाइसेस नहीं दे रही हैं। जियो पॉलिटिक्स में कुछ होता है, कोई पेंडेमिक आता है, उसके लिए देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और हम लोग इकोसिस्टम डेवलप करें। हम लोग खुद जैसे एपीआई बाहर से मंगाते हैं, एपीआई भी यहाँ बनाए। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग मेक इन इंडिया बनाए, कभी कोई सैंक्शन लगे, कभी कुछ भी लगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो हमारे सेवाएं हैं, उन पर कोई इफेक्ट ना आए। और देश ने अब आपदा में अवसर ढूंढना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि आप जैसे कई लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप अपने अनुभव से ये बताएं कि देश के अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें आप क्या फर्क महसूस करते हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ फर्क है तो उस दिशा में आप किस तरीके से योगदान दे रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम। बहुत फर्क आया है। पहले आप देखो मेडिकल कॉलेज, जब मैं अगर बात करूं 2017-18 की बात 17 तक बात करूं तो 6 या 8 मेडिकल कॉलेज थे। अब हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं और लोड बहुत था टर्सरी केयर पे। टर्सरी केयर में एसजीपीजीआई, केजीएमसी, आरएमएल और सिफाई 4 ही टर्सरी केयर थे। अभी कैंसर खुला है, 5 टर्सरी केयर हैं। टर्सरी केयर खोल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। टर्सरी अभी आप बजट की बात करोगे 7-8 हजार करोड़ रुपए 4 टर्सरी केयर चलाने में खर्चा आता है गवर्नमेंट का। बाकी सेकेंडरी केयर और प्राइमरी केयर चलाने में कम खर्चा आता है। तो टर्सरी केयर पे लोड बहुत है। यदि प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर हमारे डेवलप हो जाते हैं तो टर्सरी केयर में जो एसजीपीजीआई, केजीएमसी, यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट को इलाज मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तो अभी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात चल निकली है। गवर्नमेंट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे बहुत काम कर रही है। अभी जिला अस्पतालों को अभी सीएससी को बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। अभी ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। यूपी में करीब 1 लाख गांव हैं, उसमें 25,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, जहाँ पे कि गांव तक लोगों को मतलब एक्सेसिबिलिटी रहे हेल्थ सर्विसेज की लास्ट पर्सन को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हेल्थ सर्विसेज में? एक्सेसिबिलिटी की होती है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, आपका डायबिटिक है, लंग की डिजीज है, किडनी की डिजीज है, इन डिजीजों में अगर प्राइमरी स्टेज पे यदि आपको मालूम पड़ जाता है तो आप लोग तो ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। यही अगर सेकेंडरी टर्सरी स्टेज पहुंच जाता है, चाहे कैंसर हो या कोई बीमारी हो, तो वो ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है और टर्सरी केयर पे लोड बहुत आता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट का सर्विलांस प्रोग्राम और गवर्नमेंट प्राइमरी केयर पे बहुत ध्यान दे रही है। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट जो बन रही है सीएससी पे, ये डायनेमिक शिफ्ट होगा हिंदुस्तान का। इसमें यूपी का भी डायनेमिक शिफ्ट होगा कि अगर वहीं पर लोगों को जो ब्लॉक लेवल पे ही लोगों की जांच हो जाएगी, इलाज हो जाएगा। करीब 1000 सीएससी है यूपी में और एक सीएससी करीब 20 किलोमीटर को कवर करती है। उसके बाद पीएससी पे हर हफ्ते स्वास्थ्य मेला लगता है जो कि 5-6 किलोमीटर का दायरा कवर करती है। तो इस प्रकार से हम लोग गांव तक पहुंच गए हैं। अर्बन सर्विसेज तो हमारी बहुत अच्छी थी, रूरल सर्विसेज में कमी थी, तो उसको भी पूरा किया जा रहा है। तो टर्सरी केयर पे हम समझते हैं लोड कम पड़ेगा। जी सर, वैसे तो आप बता ही रहे हैं कि आप लोगों की प्लानिंग्स क्या हैं आगे के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक बात जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जो आपका पीओसीटी ग्रुप है ये बेसिकली काम कर रहा है कि लोग छोटी छोटी बीमारियों का इलाज घर पर भी कर लें, और इस दिशा में एक बड़ा बदलाव है। क्योंकि आमतौर पर लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए स्टोर तक पहुंचते थे, लेकिन अब लोगों के पास में दूसरा विकल्प भी अवेलेबल है जो थोड़ा ऑथेंटिक भी है। लेकिन इस दिशा में आप लोग किस तरह से क्रांति लाने के बारे में सोच रहे हैं, उसको लेकर क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? उसको लेके हमारा एक एनजीओ है पीपीएसडीएफ, जहाँ पे हम डॉक्टरों को पढ़ाते लिखाते हैं और उन लोग को, और हमारा जैसे कंपनी का नाम ही है पीओसीटी, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। मतलब इसमें क्या है कि अनस्किल्ड आदमी भी टेस्टिंग अपने घर पे कर सकता है। तो इस तरह की डिवाइसेस हम लोगों ने लॉन्च करी हैं जो लोग कर सकते हैं। और ये जब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक ये चीजें पहुंच रही हैं, अभी जैसे गवर्नमेंट ने कई NADL एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट लिस्ट बनाई है, जिसमें कि आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे लिमिटेड टेस्ट होंगे और पीएससी पे कुछ टेस्ट होंगे, कुछ सीएससी पे होंगे। तो जो ये नाम का जो गांव का आदमी है उसको भी मिल जाएगा, और शहर के आदमियों के लिए गवर्नमेंट हेल्थ ATM लगा रही है और उसमें भी हमारा सपोर्ट है।
और जो जिला अस्पताल है वहाँ पे स्पोकन ऐप के लिए हमने ये सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट को कि हम वहाँ से सैंपल ला के जिला अस्पताल तक पहुँचा देते हैं। जैसे लखनऊ में जितनी भी CSCयाँ हैं, मोहनलालगंज, काकोरी और मलियाबाद, जितनी भी CSCयाँ हैं, और वहाँ से सैंपल आता है, जिला अस्पताल में पहुँचता है। और ये रेफरल सिस्टम अभी काफ़ी हद तक चालू हो गया है, उसमें हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जो है जो डिजिटलाइजेशन पे हम लोग ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुरू कर दी है, जैसा भी समाचार पत्रों में छपा भी है कि सब जगह सारे जिला अस्पतालों में अब आपको SMS के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और ये घर बैठे उनको रिपोर्ट मिलेगी और उनको एडवाइस मिलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी सुविधा शुरू हो रही है, उसमें हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो भी सपोर्ट हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि ये कॉमर्शियल सेक्टर नहीं है, ये सोशल सेक्टर भी है। हर चीज में हम लोग कॉमर्शियलाइजेशन नहीं देखते हैं। ओवरऑल ये रहता है कि जैसे हम लोग को कहा जाता है ना मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए, तो उतना हम लोग को मिल जाता है कि जो है दोनों का काम बन जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट पे भी काम कर रहे हैं। बाहर कंट्रीज में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर की तरह से भी काम कर रहे हैं, जो वहां से अर्निंग होती है वो यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से ओवरऑल काम करके जो है बहुत अच्छा इक्वेशन बना हुआ है। सो बेसिकली रूरल वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि क्योंकि मार्केट में है तो कंपटीशन में भी परफॉर्म करना है, और उसके लिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनको आपने अपने लिए कॉम्पिटिटिव चुना हुआ है, और वहां से जो अर्न हो रहा है वो आप जनसेवा में लगा रहे हैं। तो इस जनसेवा के क्षेत्र में, जिसको आप समाज सेवा जनसेवा कह रहे हैं, इस क्षेत्र में आगे की और क्या प्लानिंग्स आपकी, और किस तरीके से आप अपना योगदान निभा रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो क्या एक्सपेक्टेड है? अब देखिए, हर चीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ नहीं दिखना चाहिए, मैं समझता हूँ। जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, हमने गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं ली, ना जमीन के लिए ना मशीन प्लांट के लिए। वो हम लोग सब सस्टेनेबल होके हम लोग ने यहाँ पे MOC पे लगाया है, गामा रेडिएशन प्लांट लगाया है, जिससे कि खाली हेल्थ में ही नहीं, जैसे मलियाबाद में आम होता है और ये सब चीजें जो है, यूपी में कोई भी गामा रेडिएशन प्लांट नहीं था। इसको जैसे सर अभी यहाँ बता रहे थे कि फिशरीज है ना, उसमें मछली इंपोर्ट होनी है, कुछ भी बाहर जाना है, एक्सपोर्ट होना है, तो एक्सपोर्ट के लिए वो लाइसेंस चाहिए होता है। तो हम लोग ने गामा रेडिएशन प्लांट इसीलिए लगाया है कि बाकी सेक्टर को भी सुविधा मिलेगी, मेडिकल सेक्टर को भी सुविधा मिलेगी, और साथ ही साथ जो हम अपने NGO के माध्यम से जो है हम जो कई जगह पे स्वास्थ्य मेले में सपोर्ट करते हैं। और जैसे KGMU में हम लोग ने, PGI में हम लोग ने काफी सपोर्ट सिस्टम दे रखा है, जो है टेलीमेडिसिन के माध्यम से सपोर्ट करते हैं कि लोगों को जो है वहाँ पे डॉक्टरों के माध्यम से जांच हो जाए। और हम लोग जो है धनवंतरी की हमारी एक NGO है, उसके माध्यम से जो है KGMC में 10 रुपए में भरपेट भोजन वाला कार्यक्रम चला रखा है। और हेल्थ सेक्टर के साथ साथ बाकी अदर सेक्टर में भी जो भी एक सोशल सेक्टर को मानते हुए जो भी सपोर्ट हो सकता है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी में भी हम लोग ने R&D का बहुत बड़ा एक सेटअप बना रखा है। ये IIT कानपुर शामिल है, ISC बंगलौर शामिल है, स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया में भी है। तो वहाँ के साथ में मिलके हम लोग नई नई डिवाइसेस, नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। रात का टाइम जो है टेक्नोलॉजी का टाइम है, अगर हम लोग को टेक्नोलॉजी के वाइज अपडेट करना है तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। जो है अच्छा, कहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा साथ साथ चलती है, तो इस क्षेत्र के बाद सुना है, मेरी जानकारी है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी मूव हुए हैं, तो आपने जो अपना यहाँ का एक्सपीरियंस था वो शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्वेस्ट किया है। इस दिशा में बढ़ने का ख्याल कैसे आया आपको? देखिए, ये हेल्थ सेक्टर जो होता है, हेल्थ सेक्टर में आदमी को अपने आप को हमेशा अपडेट रखना होता है, क्योंकि रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई बीमारियों का कैसे उसकी डायग्नोसिस बने, उसके लिए नए नए डायग्नोस्टिक टेस्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर को कैसे अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, क्योंकि लोग कहते हैं सरकारी रिपोर्ट अच्छी नहीं होती है, तो उसका ये मुहर हटाने के लिए हम, ये उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहाँ पे 25 से अधिक लैबें NABL हैं। मतलब ये NABL सर्टिफिकेट ऐसा होता है जिसकी रिपोर्ट 80 कंट्री में मान्य होती है। उसमें डॉक्टरों को NABL का असेसर कोर्स कराते हैं हम लोग, और ये NABL का पूरा खर्चा हम ही लोग उठाते हैं। कई इसकी फीस लाखों रुपए होती है, NABL प्राप्त कराने के लिए कई लाख रुपए खर्चा होते हैं, 3-4 लाख रुपए फीस होती है। फिर कैलकुलेटर कंट्रोल डेली लगाना पड़ता है, बहुत सारे उसमें वो चलाने पड़ते हैं सपोर्ट सिस्टम। तो वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं जिससे कि सारी लैबें NABL हो जाएं। लोग ये ना कहें कि सरकारी रिपोर्ट जो है अच्छी नहीं है, तो उनके क्रेडेंशियल अच्छे रहें
और पेशेंट को अच्छी जांच मिले। तो ये एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्वालिटी रिपोर्ट देने के लिए कि सैंपल कलेक्शन से लेके आखिर में रिपोर्टिंग तक, सैंपल क्रॉसिंग और सैंपल कैसे कलेक्ट किया गया, उसको कैसे टेस्टिंग की गई, उसकी रिपोर्टिंग कैसे दी गई, उन सबको पढ़ाना लिखाना, टीचिंग ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्टर ऐसा है कि इस सेक्टर में टीचिंग ट्रेनिंग हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो करना रहता है। वो हम लोग मेडिकल कॉलेजों में जा जाके भी करते हैं, CME करते हैं, अपने यहाँ बुला के भी पढ़ाते लिखाते हैं। तो ये टीचिंग एंड ट्रेनिंग का काम हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि स्वास्थ्य डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में आप जब काम कर रहे हैं तो आपको, मैंने सुना, कई बार सम्मान भी मिला है। तो जब आप सम्मानित होते हैं, जब आपको सम्मान मिलता है, तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में परफॉर्म करने के लिए किस तरह से प्रेरणा देते हैं और इनका कितना योगदान रहता है? ये बहुत बड़ी चीज होती है कि रिकॉग्नाइजेशन, जब रिकॉग्नाइजेशन होता है, काम की पहचान होती है, तो उत्साहवर्धन होता है। तब ये लगता है कि डायरेक्शन हमारी सही जा रही है, लोगों को हमारी सोच पहुंच रही है, लोगों को ट्रीटमेंट पहुंच रहा है। तो उन चीजों से मॉरल बूस्टअप होता है और हमारे कर्मचारियों का, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को भी बहुत उत्साहवर्धन होता है। उन लोग को लगता है कि पीयूष ग्रुप अच्छा काम कर रहा है। इसलिए ये कोई मेरा इंडिविजुअल अवार्ड नहीं होता है, ये पूरे ग्रुप का, पूरी टीम का। कोई भी चीज अगर जीतती है तो टीम की जीत होती है। ये अवार्ड एक पूरी टीम को होता है, पूरी ग्रुप को होता है। तो पूरा ग्रुप दुगने तिगने उत्साह से लगता है और तेजी से और अच्छी तरह से काम करता है। इसके लिए मैं आभारी रहता हूँ आप लोग का कि हमारे ग्रुप का उत्साहवर्धन के लिए। अच्छा, बबीता को मैं एक बार जरा चाहूंगी कि वो जो हमारी ऑडियंस इस वक्त है उनके बीच में जाए, क्योंकि काफी देर से सिर्फ सुन रहे हैं तो कई दफा सुनते सुनते बोरियत होने लगती है। तो थोड़ा सा इसको क्रिस्पी और एडवेंचरस भी बनाते हैं, क्योंकि आपके नए नए सवाल आएंगे तो ये बड़ा एडवेंचरस भी हो जाएगा। सो आप लोगों के अगर माइंड में कोई थॉट है, क्योंकि देखिए स्टार्टअप का आज दौर है और आप लोग एक यूथ ब्रिगेड हमारे साथ में इस वक्त हैं, तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टार्टअप के बारे में आप क्या सोचते हैं, या फिर अगर आप किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको कोई सुझाव चाहिए, तो मैंने कहा ना कि तजुर्बेकार लोग हमारे साथ में आज हैं, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप लोग भी कीजिए। अगर कोई है आपके जहन में सवाल तो प्लीज आप पूछेगा। बबीता, है किसी के पास कोई सवाल? तो अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हैंड रेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। किसी के मन में कोई सवाल है? क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं आप सभी लोग। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, डोंट वरी। या फिर हम ही पूछ लेते हैं आपसे सवाल। अच्छा बबीता, ये जो मैं इधर देख रही हूँ ब्लैक एंड व्हाइट चेक शर्ट, आपसे मैं एक जरा सवाल पूछना चाह रही हूँ। इतनी देर से कॉन्वर्सेशन आप लोग लगातार सुन रहे हैं, अभी तक क्या सीखा, क्या समझ में आया, क्या आज यहाँ से जब जाएंगे तो क्या सीख कर जा रहे हैं? क्या सीखा अभी तक के पूरे कॉन्वर्सेशन में? इतने सारी बातचीत, इतने बड़े लोगों से आपने सुनी। सर, आपकी मुस्कुराहट तो बता रही है काफी कुछ सीखा है आपने, जो अभी आप हम सभी को बताने वाले हैं। क्या बात है? डोंट पैनिक, बी इजी। कोई और है जो शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? एनीवन एल्स? अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बात है। सर पहले तो अपना नाम बताइए। मनमोहन सिंह। पहले मनमोहन सिंह जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अपने मन की बात आप सभी के बीच पूछने जा रहे हैं। यस सर, प्लीज। हमें लगातार जीवन में मेहनत करनी चाहिए, ये सर मतलब पूरे का सारे है पूछा था जो फीडबैक। क्या बात है, एक बार फिर से जोरदार तालियां। सच कहा है इन्होंने कि हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, सफलता तो मिलेगी ही। इसके अलावा और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? यस सर, प्लीज। सर, क्योंकि आप डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र से हैं और इतना आपने काम किया है इस फील्ड में, जो अमूमन क्या होता है कि बोला जाता है कि फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, तो इसके बारे में मतलब स्पेशली दे से दैट आफ्टर 35-40 वन नीड्स टू गेट इट डन ऑन ए वेरी रेगुलर बेसिस। तो क्या टाइम पीरियड होना चाहिए सर, और क्या फुल बॉडी चेकअप ही जरूरी है, या यू कैन डू अवे विद द नॉर्मल CBC विच यू गेट डन, उससे क्या पूरा क्लियर हो जाती है पिक्चर? या और अगर फुल बॉडी चेकअप कराना है तो कितने टाइम पीरियड में, एक साल में एक आम आदमी को कराना चाहिए? और क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का भी एक इशू आता है, बहुत लोग इस वजह से नहीं करा पाते हैं, एंड दे से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट तब तक बहुत देर हो जाती है, बिकॉज पीपल डोंट गेट, इवन दो
इट इज़ वेरी इजी टू डिटेक्ट द डिजीज एट ए अर्ली स्टेज, बट पीपल डोंट डू इट। तो आपके इसमें एक आम इंसान के लिए क्या सुझाव होगा? और प्राइसिंग की जहाँ तक बात है तो उस चीज़ को कैसे, क्योंकि हर कोई शायद फुल बॉडी चेकअप अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो 8-10 हज़ार का होता होगा, तो इस चीज़ पे सर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सारी पब्लिक की अवेयरनेस के लिए है। तो ये मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये हमारे नागरिकों का अधिकार है कि वो प्राइमरी हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और आज ये बड़े गर्व की बात है कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में प्राइमरी हेल्थ चेकअप जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चूंकि नॉलेज ना होने की वजह से लोग जाते नहीं है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप जो है मेनली जो है आपको साल में कम से कम ये वैसे जो सर्विस में लोग होते हैं, चाहे प्राइवेट सर्विस हो या गवर्नमेंट सर्विस हो, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए कंपल्सन है कि वो साल में एक बार अपनी टेस्टिंग कराएं। तो वो टेस्टिंग कराते हैं, उस टेस्टिंग में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपका डायबिटिक प्रोफाइल है, आपका लिपिड प्रोफाइल है। लिपिड प्रोफाइल मतलब जो कार्डियक के लिए है, और आपका LFT है, लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए है, और आपका किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए है। ये जांचें जो है CBC और आपकी इन्फेक्शन के लिए है। ये जांचें तो बहुत अनिवार्य हैं, साल में एक बार तो कम से कम कराना ही चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं होता है। अगर जैसे मेरे को डायबिटिक 25 साल से है तो मेरे को मालूम है, तो मैं रेगुलर चेकअप करता रहता हूँ, जीवन शुगर का तो जांच करता रहता हूँ, तो लेवल मेंटेन रहता है। यही अगर मैं जांच ना करूँ तो हो सकता है हार्ट, लंग, किडनी कोई ना कोई ऑर्गन फेलियर हो जाएगा जो है। तो ये सर का कहना है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है, सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जाएं और जिला अस्पतालों में ये जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो जिला अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता है। आज बहुत सी लैब चेन है जो कि आज कंपटीशन में बहुत सस्ते में कर रही है, जो अफोर्ड कर सकता है वो लैब चेन से करा सकता है। लेकिन जरूरत नहीं है, अगर आप लोग आज यहाँ पे लखनऊ की बात करें तो सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल, लोक बंधु अस्पताल, वीरांगना बाई, अवंती बाई, ये सारे अस्पताल NABL हैं। मतलब ये ऐसे अस्पताल हैं जिनकी रिपोर्ट 80 कंट्री में मान्य है। तो ये अपने आप में इनकी, और यहाँ पे जांचें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जांचें जो अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी की हैं, तो आप लोग करा सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं पड़ रहा है, बस खाली थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, वहां जाके ब्लड निकलवाना पड़ेगा और जो वो निकलवा के आप करा सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं पड़ेगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। तो सभी को साल में एक बार टेस्ट तो कराना ही चाहिए, सही बात है सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर प्लीज। आपको सवाल पूछिए। अरे सर नमस्कार। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। मैं प्रमोद गुप्ता दुबई से हूँ, मेरा छोटा सा मीडिया हाउस है वहाँ पे, और काफ़ी कुछ आप उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन एक बात बताइए कि उन डॉक्टर लोगों के लिए, क्योंकि डॉक्टर की छवि हमारे समाज में ये है कि जब भी हम बीमार होते हैं वो हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं, और वाकई में बहुत सारे डॉक्टरों ने ये प्रूफ भी किया है, जिनकी आए दिन चर्चा होती है और सब लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन उन बहुत सारे डॉक्टरों के बारे में सुना जाता है, और मैंने खुद प्रैक्टिकल महसूस किया है कि वो डॉक्टर के भेष में डाकू होते हैं, जो किसी भी मरीज को, मतलब अगर जेब में बहुत पैसा है तब तो वो अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, वरना कोई न कोई बहाने से वहां से हटा देते हैं। उनके अंदर वो सेवा भाव नहीं होती है जो डॉक्टर लोगों की पहचान है हमारी सदियों से, कि जब से आयुर्वेद था, जब से वैद्य लोग थे, तब से डॉक्टर लोगों की को हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं। तो कृपया बताइए उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो एक बड़ी तादाद में सिर्फ इसलिए इस प्रोफेशन में आए हैं कि वो लोग खूब ज्यादा पैसा बना सकें और वो अपने आने वाली फैमिली को एक लग्जरी लाइफ दे सकें। देखिए, जहाँ तक आपका वक्तव्य है तो गवर्नमेंट में सेक्टर में मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई अननेसेसरी प्रोसीजर नहीं होता है। उनका मोटो ये होता है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी जो कॉमन ट्रीटमेंट है उसको लेके उसको जो है बेड खाली करें। बेड की ऑक्यूपेंसी 100% से ऊपर है। हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में मान सकता हूँ कई जगह ऐसा कल्चर आ गया है, क्योंकि आप डॉक्टर को भी समझो कि डॉक्टर, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैं 21 साल में ही इंजीनियरिंग करके आके अपना बैटिंग करने लगा, कमाने लगा, और डॉक्टर को पढ़ते पढ़ते 30 साल 35 साल हो जाता है।
उसके बाद वो अर्निंग स्टेज पर आता है। तो थोड़ा सा जो लग्जरी लाइफ हुई है और लग्जरी लाइफ का जो इम्पैक्ट आया है वो सोशल पे भी इम्पैक्ट आया है। उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ लोगों की बढ़ गई है। वो पहले जो डॉक्टर्स थे वो लोग ये सोचते थे कि कुछ 8-10 साल 15 साल पहले भी एमबीबीएस करके ही आ जाते थे। अब आप देखो एमडी के बाद डीएम, फिर सुपर स्पेशलिटी, मतलब आँख के अंदर भी जाओगे तो आँख की टेस्टिंग, फिर कॉर्निया की टेस्टिंग और डीपर टेस्टिंग, सुपर डुपर स्पेशलाइजेशन होता चला जा रहा है। अब ये इतना सुपर डुपर स्पेशलाइजेशन होता चला जा रहा है, उसकी वजह से इलाज महंगा भी होता जा रहा है और डॉक्टर लोग कई जगह कॉमर्शियलाइजेशन पे फोकस भी कर रहे हैं। ये बात आपकी काफी हद तक सही है और ये कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा। मैं उन लोग से अपील करूंगा कि इस चीज को समझते हुए, वो जो अफोर्डेबिलिटी है उसको समझते हुए सभी लोग को इलाज करने चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया।